Good morning, everyone. Good morning. Good morning. चलो स्टार्ट करें। चलो चलो लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक करा दिया था? क्या ऐसा ही सिस्टम तक हो गया था? बोलो। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यूनिट सीखते हैं अलग अलग क्वांटिटी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो एक बात बताना है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? बोलो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? क्या मीटर? लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर। और क्या डिस्टेंस भी लेंथ रहती है? तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। बोलो, क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ डिस्टेंस ही रहती है? डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? लेंथ। तो इसलिए इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा? मीटर। क्लियर है? बोलो, क्लियर सभी को? नेक्स्ट स्पीड। नेक्स्ट क्या है? स्पीड। क्या स्पीड रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, क्लियर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस का यूनिट है मीटर? डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? क्या सेकंड? टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। क्या आंसर आ गया? मीटर पर सेकंड। बोलो, क्लियर है सभी को? अब ऐसे ही यदि हम बात करते हैं किसके बारे में? वेलोसिटी। किसके बारे में बात करते हैं? वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का यूनिट भी क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यदि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो क्या ये होगा? मीटर पर सेकंड। बोलो, मीटर पर सेकंड। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कौन सा? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट कौन सा आता है? एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट लिखो एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम? बोलो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या ये रिप्रेजेंट होता है मीटर पर सेकंड में? चेंज इन वेलोसिटी किस में आता है? मीटर पर सेकंड में। और टाइम का यूनिट क्या होता है? क्या सेकंड?
तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है, सभी को क्लियर? बताओ, किसी को कोई डाउट है यहां तक? बताओ, किसी को कोई डाउट है तो नोट करो। ठीक है, चलो, हो गया, सभी ने नोट कर लिया? नोट करो, हाँ नोट करो आराम से। यदि कोई भी नया स्टूडेंट आज ज्वाइन हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? यदि कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है तो यहीं से सीखते जाओ, ये तो कॉमन चीज चल रही है सभी के लिए, ठीक है? चलो, हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट लिखो, फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट किसका, फोर्स का। क्या फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन? मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलो क्लियर है? तो मास क्या होता है, केजी। मास का यूनिट क्या है, केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, क्या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो रियल में इसका यूनिट क्या बना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी यूनिट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, न्यूटन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। बोलो क्लियर है सभी को? क्लियर? नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? हाँ नोट करो आराम से। नोट हो गया? बोलो। चल, अब नेक्स्ट यूनिट सीखते हैं। यूनिट पता होना चाहिए, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, वर्क। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, क्या अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जूल होता है, बिल्कुल सही है। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो रियल में इसका यूनिट आता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसे एक साइंटिस्ट के नाम पर क्या रख दिया गया, उसी को हमने जूल। उसी को हम लोगों ने साइंटिस्ट के नाम पर बाद में क्या बोल दिया, जूल। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, जूल। अब ऐसे यदि मैं बात करता हूं एनर्जी, एनर्जी हम लोगों ने दो तरह की डिस्कस की है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, और एक हम पढ़ चुके होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी को मैं बाइफरगेट कर देता हूं दो पार्ट में, कौन कौन सा। पहला काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है? बोलो, क्या सभी को क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर?
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, एम इंटू जी इंटू एच। बोलो, क्या यही डिस्कस किया है? तो यदि हम इसका यूनिट लिखते हैं तो ध्यान से देखना, नंबर का तो कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है। मास का यूनिट क्या आएगा, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? क्लियर? तो m यहां पर भी केजी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो यहां से यदि तुम देखोगे तो ये क्या बन रहा है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और ये भी क्या बन रहा है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? तो इसीलिए यहां पर भी देखोगे तो ये सेम बन रहा है, यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम। तो इसलिए इन तीनों का यूनिट क्या हो जाता है, जूल। तीनों का यूनिट क्या हो जाता है, जूल। बोलो क्लियर? किसी को कोई डाउट? एच हाइट होती है, मैं लिख देता हूं क्या क्या है। एम है मास, एम क्या है, मास। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है, हाइट। ठीक है, नोट करो एक बार। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? हाँ, नोट करो। देखो, वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क परफॉर्म करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क परफॉर्म करते हैं, तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। क्लियर है? सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या? सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? बोलो। हाँ जी, नेट का प्रॉब्लम है तुम्हारा फिर। चलो आगे बढ़े। बोलो। अब तुम लोगों ने एनर्जी के साथ एक और टर्म सीखी होती है, वो रहती है पावर। पावर, और पावर कैसे डिफाइन होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। हिंदी में यदि बात की जाए तो कार्य करने की क्षमता। हिंदी में यदि बात किया जाए तो क्या, कार्य करने की क्षमता। वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये टोटल आंसर जो आता है, ये आता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। या तो इसका ये हो गया, और या फिर इसका क्या हो गया,
जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड, जिसे क्या नाम दे दिया जाता है, वॉट। बोलो क्लियर है। निखिल क्या हुआ बताओ, निखिल क्या हुआ बताओ। नोट कर लिया सभी ने, बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया। चलो फिर आगे बढ़े। हो गया, बोलो। चलो आगे देखना। नेक्स्ट, सर पावर एक्सप्लेन करो। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ध्यान से देखोगे तो पावर, दोबारा से एक और बार देख लो। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, वॉट। अब यदि हम इसे एसआई में लिखना चाहते हैं तो जूल की जगह और लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और अपॉन में एक और बार क्या लिखना पड़ेगा, टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। बोलो क्लियर है। आ गया समझ में। चलो, तो पावर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। और भी बात करते हैं तुम लोगों ने, मैं वो नहीं पर बात करूंगा पहले जो तुम सभी ने पढ़ रखे हैं, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल, ये सब मैं बताता हूँ, सब मुझे लिखाना है, इनका डेफिनेशन भी लिखते जाना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल, एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल, वो क्या कहलाता है उसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो यूनिट ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। बोलो क्लियर है, बताओ। सभी को, किसी को कोई डाउट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, क्लियर है सभी को। चलो देखो मैंने क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल। यदि कोई भी पार्टिकल एंगल कवर करता है तो वही एंगल उसका क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही एंगल उसका क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब एंगल का यूनिट क्या रहता है, क्या रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी, इसे नोट करो सभी। कर लिया नोट। नेक्स्ट लिखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। डब्लू मत बनाना सभी, ओमेगा बनाना।
हाँ नोट करते रहो, मैं पेज चेंज नहीं कर रहा हूँ। सभी कोई भी W नहीं बनाएगा, ऐसे देखो इस तरह से, ये ओमेगा इस तरह से होता है, क्लियर है? कोई भी W नहीं बनाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in a given time interval, in a given time interval। इंटरवल तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। तो इसका यूनिट होगा, थीटा का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो क्या रेडियन पर सेकंड आ जाएगा? बोलो, क्लियर सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। देखो मैंने क्या बोला कि सपोज करो ऐसे ये पेन है, इसकी टिप से मैंने यदि किसी पार्टिकल को बांध दिया और उसे मैं ऐसे एक सर्कल में रोटेट करता हूं, तो क्या मुझे एंगल रोटेट करने में टाइम लगेगा? मुझे एंगल रोटेट करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। जैसे हम लोग वहां पर सीखे थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी देता है, कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, क्या कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वहां से हमें उसकी वेलोसिटी मिलती थी। तो यहां पर हमें ऐसे ही क्या मिलेगा, पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या मुझे उससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी? बोलो तन्वी, क्लियर है? तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट रेडियन अपॉन सेकेंड। क्लियर? नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो। हो गया? चलो, ऐसे ही जब हमने वहां पर एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक टर्म और आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक टर्म क्या आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, वही क्या डिफाइन करता है उसका, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो यूनिट क्या बन गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? बताओ सभी, क्लियर? नोट करो सभी से भी। अब जैसे हम लोग वहां पर बात करते थे कि हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन। हाँ, जैसे हमारे वहां पर हम क्या बात करते थे, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज, और वेलोसिटी को चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन। क्या यहाँ पर भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकती है?
पहला सर्कल हम बहुत धीरे मूव कराएं, क्या दूसरे सर्कल में हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं? तो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन होता है? एक्सेलरेशन। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी को कौन चेंज करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है अब? चलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, नोट कर लिया? चलो, अब आगे देखना। नेक्स्ट। चलो, एक लिखो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। पहले लिखो मोमेंटम, MOMENTUM। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। और P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वी। बोलो क्लियर है? इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, नोट करो। प्रश्न भी इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास किस में? केजी में। वेलोसिटी किस में? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलो, अब आगे देखना। ये तो हमने बात किसका कर लिया? मोमेंटम का। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टर्म बात करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे तुम लोगों ने मोशन में पढ़ा था ना, इनर्शिया। यहां पर एक और टर्म आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTI। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया रियल में किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के या एक्सिस के अबाउट, यदि मुझे किसी भी पार्टिकल को रोटेट करना है, तो उसे रोटेट करने में कितना प्रॉब्लम आएगा, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो क्लियर है? जैसे हमारा इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट करता था? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, कितना हमें पुश अप्लाई करना पड़ेगा, वो किसको बताता था? इनर्शिया को। यहाँ पर कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने के लिए, जैसे कि सपोज करो तुमने देखा होगा मेरी गो राउंड, उसमें एक पॉइंट के अबाउट ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ से सभी पार्टिकल को ऐसे अलग अलग पार्ट पर ये अटैच रहते हैं। अब इन सबको रोटेट कराना होता है। क्या रोटेट कराने के लिए हमें बहुत सारा जनरेटर यूज करने पड़ते हैं इसमें? बोलो। क्या ये बात क्लियर है? तुमने मेरी गो राउंड देखा है ना सभी ने? तो किसी भी पॉइंट, उसमें एक फिक्स पॉइंट रहता है, उसी के अबाउट हम सब क्या उसमें मेरी गो राउंड मूव करता है, उसके अबाउट मेरी गो राउंड क्या करता है? रोटेट करता है।
अब उसमें हमें पहले से ही डिसाइड करना होता है कि इसमें कितना एफिशिएंसी का हम इंजन यूज करें या जनरेटर यूज करें ताकि ये आसानी से रोटेट कर पाए। तो क्या पहले ही हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? तो उसे रोटेट करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करना है और कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या वो हम सभी को पहले से ही कैलकुलेट होना चाहिए? बोलो क्लियर है? तो उसी के हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, फिर उसमें जनरेटर का यूज करते हैं कि कितना, हाँ जनरेटर एक चाहिए, दो चाहिए, या कितना एफिशिएंसी का पावर सप्लाई होना चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए जो प्रॉब्लम आएगी उसे कौन रिप्रेजेंट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? बोलो। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो आई इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू एल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? एक और बात बता देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में जो प्रॉब्लम आएगा उसे कौन रिप्रेजेंट करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मोशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसे मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, क्या ये उसके मास पर डिपेंड करता था? जितना ज्यादा मास होगा क्या उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसे मूव कराने के लिए? बोलो। तो ऐसे ही यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है और उसे रोटेट कराने में कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे? मोमेंट ऑफ इनर, वहां पर हम पढ़ते थे फोर्स, यहाँ पर हम एक बाद में टर्म पढ़ेंगे टॉर्क। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए किसी भी एक्सिस के अबाउट कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये कौन बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो अब क्लियर है? पायल, पीयूष, रोहन, क्लियर? तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर। आई इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर। एम क्या रहता है? मास। एम क्या होता है? मास। एल क्या रहती है? लेंथ। तो एम का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? क्लियर? नोट कर लो सभी। डायग्राम मत बनाना भले ही चाहो तो, ठीक है? सिर्फ आई इक्वल टू क्या लिख लो? एम एल स्क्वायर। क्लियर? एम के बाद क्या है? एल स्क्वायर। और यदि वहां पर पूछ रहे हो तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। यदि यूनिट में पूछ रहे हो तो मीटर स्क्वायर। और एम के बाद यदि फॉर्मूले में पूछ रहे हो तो एल स्क्वायर। ठीक है? बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो एक नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट में हमें जिसका फाइंड आउट करना है वो रहता है टॉर्क। नेक्स्ट क्या है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क रहता है एफ क्रॉस आर। इसे मैं साइन के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी ये गलत है, फॉर्मूले वाच आर क्रॉस एफ होता है। फॉर्मूला ही सही लिखा, एक मिनट डाउट मत करना, इसको आर क्रॉस एफ ही लिख लेना। सही फॉर्मूला लिखते हैं बिल्कुल। आर क्रॉस एफ। आर लेंथ है, एफ फोर्स है। आर क्या है? लेंथ। और इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, टाउ। इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ की फॉर्म में। तो टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ।
आर क्या रहती है? लेंथ। और एफ क्या रहता है? फोर्स। एरो का मतलब क्या होता है? एरो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो रिप्रेजेंट वेक्टर साइन, रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी साइन। बोलो क्लियर है? इसलिए टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या नाम दिया जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स रियल में क्या होता है कि किसी किसी ऑब्जेक्ट पर तुम लोग देखोगे, यदि मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ वाटर बॉटल का। वाटर बॉटल देखिए सभी ने। ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें लिक्विड फिल्ड अप है। लिक्विड मान लो, कोल्ड ड्रिंक मान लो, जिसको जूस मानना है वो जूस मान लेना। तुम्हारा मर्जी, कोई भी लिक्विड मान सकते हो तुम अपने हिसाब से, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये इस तरह से ग्राउंड पर रखी हुई है। जिस तरह से कहाँ पर रखी हुई है? ग्राउंड पर। अब तुमने देखा होगा, मैंने बोतल को यहाँ पर एक बार फोर्स अप्लाई किया। ऐसे मैंने उंगली से क्या किया? इसको इधर से पिन किया। क्या ये इधर सीधा सीधा मूव करने लगता है? बोलो, होता है ऐसा? यदि तुमने बोतल को ऐसे फोर्स लगाया तो ये सीधा मूव करेगा। हाँ, यदि तुमने थोड़ा और फोर्स लगाया तो क्या ये ऐसे भी हो जाता है कभी कभी? बोलो, ये बात तो क्लियर है। हाँ, तुम बोलोगे सर सीधा नहीं चलता, हमारा बोतल ऐसे रोटेट हो जाता है, यही बोलोगे ना? तो ये रोटेट किसकी वजह से हो रहा है? लाइट गया तो मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो ये यदि हम बात करते हैं तो ये किसकी वजह से ऐसे रोटेट हुआ? ये होता है फोर्स के मूवमेंट की वजह से, कि हम किस जगह पर पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम किस जगह पर पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या रोटेट कर जाएगा। उससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल रोटेट करेगा या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। बोलो क्लियर है? और कभी कभी पार्टिकल थोड़ा सा मूव भी करता है और रोटेट भी होता है। बोलो क्लियर? तो इसीलिए उसी को क्या नाम दिया जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या नाम दिया जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स के अप्लाई करने की वजह से यदि पार्टिकल रोटेट कर गया तो क्या हुआ? उसकी वजह से क्या जनरेट हो गया? टॉर्क। क्या जनरेट हो गया? टॉर्क। बोलो क्लियर है? तो अब यदि मैं सिंपल इसका यूनिट लिख लेता हूं, मुझे तो अभी तो यूनिट से मतलब है, जब चैप्टर आएगा तो मैं इसे बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी इसका यूनिट क्या लिखो? तो इसका यूनिट क्या हो गया? आर तो है लेंथ, यानी मीटर। और क्या फोर्स का यूनिट हो गया? न्यूटन। बोलो, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन इंटू मीटर। बोलो क्लियर है? हाँ, लेकिन इसे कभी भी जूल मत लिखते ना, ये जूल नहीं होता है, याद रखना। टॉर्क कभी भी जूल नहीं लिख सकते। बोलो क्लियर है सभी को? टॉर्क को हम कभी भी जूल नहीं लिख सकते हैं। बोलो क्लियर? क्योंकि एक डिफरेंस है दोनों में। मैं जूल क्यों नहीं लिख पाता हूं, उसका भी रीजन मैं बता देता हूं। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, जो तुम अभी सीख जाओगे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर के बाद कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। और वर्क डन होता है स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी।
और ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इनको एक जैसा नहीं लिख सकते। इसलिए वर्क डन को क्या लिख दिया जाता है, जूल, और इसको सिर्फ क्या लिखने देते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को? यदि किसी को डाउट है तो पूछो। तो नोट करो, तो नोट करो, सभी नोट करो। एक और चीज कौन सी आती है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से। ठीक है, आर क्या होता है, आर होता है लेंथ, और पी होता है मोमेंटम। पी क्या होता है, मोमेंटम। तो ध्यान से देखना, यदि इसका यूनिट लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का यदि यूनिट लिखना है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आर का यूनिट होगा मीटर, और क्या इसका यूनिट होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर। बोलो क्या सभी को क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस पी से। आर क्या होता है, लेंथ, और पी क्या होता है, मोमेंटम। तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर इंटू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बोलो क्लियर। ठीक है, नोट करो सभी। सभी नोट करो, चलो हो गया। नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। प्रेशर का यूनिट तुम सभी लोग बताओगे, तुम सभी को आना चाहिए। पास्कल, 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 3 पास्कल, 4 पास्कल। सभी लोग बताओ प्रेशर का यूनिट, 5 पास्कल, 6 पास्कल, 8 पास्कल हो गए, 9 पास्कल, 10 पास्कल। चलो सही है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो क्लियर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यदि इसका रिप्रेजेंट करोगे तो P इक्वल टू क्या आता है, एफ अपॉन ए। P इक्वल टू क्या आता है, एफ अपॉन ए। एफ का यूनिट न्यूटन,
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसे ही क्या बोला जाता है पास्कल। बोलो क्लियर। ऋषिकेश, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को यदि हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाता है प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो इसलिए प्रेशर का यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं पास्कल। क्लियर है। क्लियर है। चलो नोट कर लिया सभी ने। अगला बताओ डेंसिटी, अगला डेंसिटी का यूनिट बताओ सभी, ये तुम सभी को आता है, जो मैं तुमको आता है वो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। डेंसिटी का यूनिट बताओ सभी। डेंसिटी का यूनिट बताओ सभी। डेंसिटी क्या होता है बोलो, डेंसिटी क्या होता है बताओ सभी। डेंसिटी का यूनिट, क्या डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो रो होता है एम अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में आएगा मीटर क्यूब और मास किस में आएगा केजी। क्या यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब बोलो, यूनिट क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है सभी को बोलो, क्लियर है सभी को। नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट हो गया। चलो आगे बढ़े। हाँ, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना ये याद होने चाहिए, जो मैं लिखा रहा हूँ तुम सभी को ये याद होने चाहिए। बोलो क्लियर। ठीक है चलो और लिखते हैं। एक दो कांस्टेंट भी लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो तुम्हें आता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, कैपिटल जी। तो तुम लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, एफ इजिकल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो
कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बोलो क्लियर है। तो यूनिट यदि मैं लिखता हूं तो यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या आएगा, क्या फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। बोलो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। क्या आर होती है लेंथ, आर क्या रहती है, डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा, क्या मीटर, क्या मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 क्या है, मास, क्या केजी स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को। बताओ, नोट करो सभी। तो जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्लियर है। चलो नोट करो। पीयूष क्या बोल रहे हो, बोलो। पीयूष क्या बोल रहे हो। सर एफ का फॉर्मूला ना एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। हाँ लेकिन ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला रहता है ना, यदि दो m1 m2 मास r डिस्टेंस पर रखे हुए हो तो उनमें लगने वाला फोर्स, दो m1 m2 मास r डिस्टेंस पर प्लेस हो तो उनमें लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ मासेज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये वाला कंसेप्ट है ना। हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहीं से तो ये आया Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट तो मैंने लिख दिया ना न्यूटन, एफ इजिकल टू तो एम ए होता है, तो मुझे वहां पर उसका यूनिट काम लेना था तो मैंने उसका यूनिट क्या लिख दिया, न्यूटन। क्लियर है। बोलो इज क्लियर। मुझे वहां पर उसका फॉर्मूला लिखना था तो मैंने वहां पर उसका यूनिट लिख दिया न्यूटन एम ए से। ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत लिखना है, अभी तो बहुत लिखने हैं। नेक्स्ट। एक बताओ फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में भी तुम सभी ने पढ़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहता है, बोलो। हर्ट्स होता है, सही है सभी का। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। इसका फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल टू 1/t। एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी फॉर्मूले में क्या आया, 1/सेकेंड। 1/सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया, हर्ट्ज। या तो इसे 1/सेकेंड बोलते हैं या इसे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच जेड से। जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच जेड से। बोलो क्लियर है। बोलो क्लियर। चलो अब ये बताना, ह्यूमन ईयर के लिए, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ह्यूमन ईयर के लिए कितने से कितने का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, फॉर ह्यूमन ईयर कितने से कितने का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है।
2 लाख तक का, प्रतीक का आंसर है 2 लाख। 20 to 20,000 हर्ट्ज, सभी का लगभग सही है। 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ प्रदीप, मुझे पता है, तुम्हारा आंसर सही था लगभग। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। और उससे कम, 20 से कम को? बोलो। 20 से कम को? इंफ्रासोनिक। चलो सही है, याद है सभी को, बहुत अच्छा है। ऐसे ही मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो तुम लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो इसे डर तो नहीं लगेगा तुम लोगों को कि सर कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं? बताओ सभी। नहीं? चलो बहुत अच्छा। तो बस ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताओ, मैं सभी ने नाम सुना है वेवलेंथ? वेवलेंथ। वेवलेंथ का कौन कौन मुझे डेफिनेशन बता सकता है? वेवलेंथ का कौन कौन डेफिनेशन बता सकता है? नाम तो सभी ने सुना है, तुम लोगों ने बता भी दिया, अब डेफिनेशन भी बताना है, इसलिए मैंने पहले पूछा नाम सुना है या नहीं। बताओ सभी। डिस्टेंस बिटवीन टू साउंड वेव गलत है। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव, नहीं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, इसमें भी थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, इसमें भी थोड़ा सा गलती है। ना, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड ट्रफ, तो उसमें एक और ऐड करना पड़ता है, वो होता है सक्सेसिव। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है? सही। ठीक है, चलो। तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। अब जब हम वेवलेंथ को लिखते हैं तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ मीन्स एक के बाद जो दूसरा आएगा तुरंत। टू सक्सेसिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड ट्रफ, ये क्या कहलाता है? वेवलेंथ। या फिर
जो डेफिनेशन तुमने दिया है सिया, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड इन ए मीडियम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड। तुम कोई भी पॉइंट पिक कर लो और वहां से एक बार कंप्लीट टाइम पीरियड के बराबर क्या कर लो, कंप्लीट टाइम। उतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वही उनका क्या बन जाता है, वेवलेंथ। या तो ऐसे लो, या तो ये दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का ले लो, ये सब क्या बनते हैं, वेवलेंथ। बोलो क्लियर है। तो इसीलिए जो यूनिट है वो इसका क्या बन जाएगा, मीटर। यूनिट इसका ऐसा ही क्या हो जाता है, मीटर। बोलो क्लियर। नोट करो, नोट करो सभी, सभी नोट करो। चलो कर लिया। अब आगे, एक मिनट, रोहन बोल रहे हैं सर, एक मिनट रुको, एक मिनट रोहन, वापस जा रहा हूँ। ये लो, नोट करो जल्दी। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना, नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम सुना है? एक और कांस्टेंट जिसका नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। और इसके लिए फॉर्मूला होता है ई एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। ई क्या होता है, एनर्जी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा होती है वेवलेंथ। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। बोलो क्लियर है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एच इज इक्वल टू, स्मॉल एच इज इक्वल टू ई इंटू लेमडा अपॉन सी। ई इंटू लेमडा अपॉन सी। तो ये क्या हो गया, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, इंटू लेमडा का यूनिट होता है मीटर, अपॉन मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, क्या इसका यूनिट आ गया, जूल इंटू सेकेंड। बोलो, इसका यूनिट क्या आ गया, जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है सभी को? बताओ। देखो, ये एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका यूनिट हमें निकालना है। हमें एक फॉर्मूला पता है, लेकिन ये अभी याद रखने पड़ेंगे, धीरे धीरे 11th 12th में मिलाकर ये सब फॉर्मूले मिलते हैं हमें। तो E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ई लेमडा अपॉन सी। एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ई लेमडा अपॉन सी। तो ई यूनिट किसका, एनर्जी का, तो क्या होता है जूल। लेमडा किसके लिए, डिस्टेंस यानी मीटर। और सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, मीटर पर सेकंड। ये कॉन्सेप्ट है, साइंटिस्ट है प्लैंक्स, जिसे हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं कि लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, उन्हें हम कॉर्पस्कल कहते हैं। वो एनर्जी लेकर आते हैं, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है वो यहाँ से आती है, ठीक है। तो वहां पर ये डिफाइन करना पड़ता है हमें। बोलो क्लियर। चलो नोट करो सभी।
सभी नोट करो। कर लिया? चलो एक और लिखो, एनर्जी डेंसिटी। जिसने नहीं लिखा वो आराम से करते रहना, इसी पेज पर हूं। एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी possessed बाय ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या बन जाता है? एनर्जी डेंसिटी। तो इसलिए यदि मुझे लिखना है तो इसे क्या लिख दूं? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बोलो क्लियर है? तो एनर्जी का यूनिट जूल और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। क्या एनर्जी डेंसिटी का बन गया जूल पर मीटर क्यूब? बोलो क्लियर है? और यदि मैं चाहूं तो इसकी जगह पर, जूल की जगह पर थोड़ा और अच्छे से लिखूं, तो जूल की जगह लिख देता हूं मैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो यहां से क्या आता है? किलोग्राम अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है? मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल होगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? मीटर। तो किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। सभी नोट करो, और कंप्लीट हो जाए तो बता देना। कर लिया सभी ने? चलो आगे बढ़े। तो आगे देखना, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। अब पहले सुन लेना क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद इसे आराम से फॉर्मूला लिखा के मैं खत्म कर दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है? अब तुमने रिजल्ट में ऐसे हम यदि बात करें, ये कंप्लीट कोई कंटेनर ले लो, बहुत बड़ा कंटेनर ले लो, बहुत बड़ी साइज का, और उसमें लिक्विड फिल है। उसमें क्या है? लिक्विड फिल। और एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, तुम्हें ऊपर से नीचे तक का ट्रांसपेरेंट कंटेनर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कोई दे था पर्सन, पर उसने क्या किया? वाटर को मूव करना स्टार्ट किया। हाथ से क्या किया उसने? वाटर को मूव करना स्टार्ट किया। क्या यहाँ पर हमें वाटर मूव करता हुआ दिखाई देगा? बोलो, क्या यहाँ पर हमें वाटर मूव करता हुआ दिखाई देगा? बताओ। एक हमने कंटेनर लिया ट्रांसपेरेंट, उसमें क्या किया? कंप्लीटली लिक्विड से फिल कर लिया, और हम उसे क्या कर रहे हैं? अब मूव कर रहे हैं हाथ से अपर सरफेस को। तो हमें अपर सरफेस तो मूव करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या हमें लोअर जो बॉटम पर सरफेस है, क्या वो हमें रेस्ट पर दिखाई देगी? बोलो, जो मुझे बॉटम पर सरफेस गिवन है, क्या वो रेस्ट पर दिखाई देगी? क्यों? बोलो, क्यों नहीं दिखाई देगी? मैं ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ, पूरा लिक्विड को फ्लो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपर सरफेस को मूव कर रहा हूँ।
मैं सिर्फ किसको मूव कर रहा हूँ, अपर सरफेस को। ऐसा नहीं है हाँ पूरे कंटेनर में हाथ डाल दिया और फिर उसको पूरा मूव कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हमें अपर सरफेस को मूव करना है। हाँ बात सही है तुम्हारा, वही तो मैं समझा रहा हूँ। फोर्स अपवर्ड से डाउनवर्ड में जाएगा। लेकिन तुमने कभी एक बात सोची है कि यदि तुम बात करो सी में, समुद्र के अंदर, क्या तुमने समुद्र के अंदर देखा है कि ऊपर का पानी तो फ्लो करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम डाउनवर्ड में मूव करते हैं तो क्या हमें पानी धीरे धीरे रेस्ट पर आने लगता है? बोलो। यदि हम समुद्र का बात करें, यहाँ पर तो चलो ठीक है, तुम लोग बोल दे रहे हो सर नहीं होता है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन समुद्र में क्या जो बॉटम का पानी है वो लगभग रेस्ट पर रहता है, और ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी वेव जनरेट हो रही हो, और सरफेस पर चाहे कितनी भी बड़ी वेव जनरेट हो रही हो, क्या जो बॉटम का पानी है वो रेस्ट पर ही रहता है? बोलो। क्लियर है सभी को? अब तुमने तो कहा सर सरफेस पर तो इतनी बड़ी वेव जनरेट हो रही है लेकिन बॉटम का वाटर अभी भी किस पर है, रेस्ट पर। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रियल में क्या होता है जब लिक्विड की एक सरफेस दूसरे सरफेस पर स्लाइड करती है, जब लिक्विड की एक सरफेस दूसरे सरफेस पर स्लाइड करती है तो वो उस पर एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करती है। वो दूसरी सरफेस उस अपर सरफेस पर क्या करती है, रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करती है। बोलो क्लियर है? और ये रेजिस्टिंग फोर्स, और ये रेजिस्टिंग फोर्स लिक्विड टू लिक्विड क्या करता है, वेरी। ये रेजिस्टिंग फोर्स लिक्विड टू लिक्विड क्या करता है, वेरी करता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा हनी और वाटर का, यदि मैं एग्जांपल लेता हूं तो हनी में क्या मूवमेंट बहुत कम दिखाई देती है। हनी को क्या करो, ऐसे नॉर्मल यदि हम ऐसे प्लेट ले लेते हैं तो उसमें हनी रख दो, और तुम देखना हनी बहुत कम मूव करेगा। लेकिन उसी प्लेट में क्या रखो, वाटर रख दो, क्या वाटर सभी पूरी लगभग सरफेस को कवर कर लेता है? बोलो। तो वहां का भी रीजन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जो उनके पार्टिकल एक दूसरे पर ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं वो हनी के केस में क्या है, ज्यादा। किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है? क्या बात समझ में आ गया सभी को? तो जो ये लिक्विड है वो लिक्विड सरफेस apply a force on the other surface, apply a drag force on other surface, and this F is equal to eta a dv by dz, eta a dv by dz। तो यहां पर F क्या होता है, फोर्स, ए क्या होता है, एरिया, dv बाई dz होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को, क्या है चारों चीजें क्लियर? एफ क्या होता है, फोर्स, ए क्या होता है, एरिया, dv बाई dz क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, और ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या अब तुम लोग बता सकते हो कि ईटा का यूनिट क्या आएगा? बोलो। क्या तुम लोग ईटा का यूनिट बता सकते हो? बोलो। कितने लोग बता सकते हैं ईटा का यूनिट? बताओ कितने लोग ईटा का यूनिट बता सकते हैं? बोलो।
कितने लोग ईटा का यूनिट बता सकते हैं? देखो मैंने क्या बोला कि जो लिक्विड सरफेस है, जब एक लिक्विड सरफेस दूसरी सरफेस पर मूव करती है तो वो एक दूसरे पर ड्रैग फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये ड्रैग फोर्स होता है माइनस एफ इजिकल टू ईटा ए डीवी बाई डी जेड। हमें अभी फॉर्मूले से ही मतलब है, वो कहानी मैं सुना दे रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, एफ क्या होता है? फोर्स। ए क्या होता है? एरिया। और डीवी बाई डी जेड क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है? तो हमें ईटा का यूनिट बताना है, हमें ईटा का क्या बताना है? यूनिट। तो ध्यान से देखना, यदि अब मैं इसका यूनिट लिखता हूं, ये नोट कर लो पहले, सिर्फ यहां से, और यही नोट करना, ये मत करना, ये तो मैंने समझाया है तुम्हें। सिर्फ ये नोट कर लो, लिक्विड सरफेस अप्लाई है ड्रैग फोर्स ऑन अदर सरफेस। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी जेड। ये नोट करो बस सभी, सभी ये नोट करो, सभी ये नोट करो। सभी नोट करो। हो गया? बोलो नोट कर लिया सभी ने? चलो, तो मैंने फॉर्मूला लिखा एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी जेड। एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी जेड। तो यहां से ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया? ईटा इज इक्वल टू देखना एफ अपॉन ए, और ये आ गया डीवी बाई डी जेड। बोलो क्लियर? तो एफ का यूनिट तो न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और डीवी बाई डी जेड, डीवी क्या है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ, यानी मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। बोलो क्लियर है? मीटर से मीटर गायब, तो ये आ गया न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यदि मैं इसको लिखता हूं न्यूटन को किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो इसका आंसर आएगा वो आता है किलोग्राम इंटू अपॉन मीटर सेकेंड। ये इसके दो आंसर आते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यही बाद में कहलाता है पॉइजूली। पी ओ आई एस यू डबल एल आई ई, पॉइजूली। ये क्या कहलाता है? पॉइजूली। बोलो क्लियर है? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? चलो ठीक है, तो अभी बहुत यूनिट बाकी है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और आज का होमवर्क है सभी को यूनिट पढ़नी है, सभी को सारी यूनिट पढ़नी है घर पे। क्लियर है सभी को आज का होमवर्क? जितनी यूनिट मैंने लिखाई है, पॉइजूली, पी ओ आई एस यू डबल एल आई ई, पी ओ आई एस यू डबल एल आई ई, पॉइजूली। ठीक है,
सभी को सारी यूनिट घर पे पढ़नी है, मैं कल पूछूंगा इनको। ठीक है, चलो, ओके, चलो बाय सभी को। कल की क्लास में याद करके आना, कल डिस्कस करेंगे।